नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा के मॉड्यूल संख्या 8 हिंदी भाषा में उच्चारण एवं वर्तनी में आपका स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है अशुद्ध उच्चारण। इसके पूर्व हम लोगों ने उच्चारण पर बात करी थी कि शुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं और अशुद्ध उच्चारण भी किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो अशुद्ध उच्चारण है उसके कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार से अशुद्ध उच्चारण होता है, इस पर हम लोगों ने बात करी थी। इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है वे हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण और अशुद्ध उच्चारण के निवारण। ऐसे क्या हैं जो कि अशुद्ध उच्चारण के जो प्रकार थे उसके साथ ही कौन से ऐसे कारण हैं जो इस विभिन्न प्रकारों से हम जो उच्चारण करते हैं वो हमारा अशुद्ध हो जाता है, और उन कारणों का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस व्याख्यान के पश्चात विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण के कारणों को बता पाएंगे, उससे परिचित हो पाएंगे और विभिन्न कारणों को बता पाएंगे। साथ ही साथ उन कारणों को समय रहते हुए समय के अनुसार विद्यार्थियों के समक्ष रख करके किस प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा जो अशुद्ध उच्चारण हो रहा है उसको दूर किया जा सकता है, तो उसके निवारण के क्या उपाय हैं और ऐसी कौन सी शिक्षक संबंधी युक्तियां हैं जो कि निवारण में हमारे काम करेंगी। उच्चारण भाषा का श्रव्य पक्ष है, अर्थात उच्चारण में शब्दों को सुना जाता है। एक व्यक्ति शब्द का उच्चारण करता है तो दूसरा व्यक्ति उस उच्चारण किए गए शब्द को सुनता है। तो इस प्रकार से जो उच्चारण है वो भाषा का श्रव्य पक्ष है, जो ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति को संभव बनाता है। हिंदी एक ध्वन्यात्मक लिपि पर आधारित भाषा है, फिर भी व्यवहार में अशुद्ध उच्चारण की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से देखी जाती हैं। अशुद्ध उच्चारण केवल ध्वनि विकृति नहीं है, मतलब ध्वनि की विकृति नहीं है, ध्वनि में किसी प्रकार की विकृति करना ही केवल नहीं है, बल्कि ये भाषा की शुद्धता, संप्रेषणीयता और गरिमा को भी प्रभावित करता है। अर्थात केवल ध्वनि में हम किसी प्रकार की विकृति कर देने से जो उच्चारण हो रहा है वो अशुद्ध हो रहा है, बल्कि जो भाषा की शुद्धता है या उसकी जो संप्रेषणीयता की क्षमता है, मतलब उस शब्द के माध्यम से जो भाव निकल रहा है, जो विचार की अभिव्यक्ति हो रही है, उसको भी वो प्रभावित करता है। और साथ ही साथ जो भाषा की गरिमा है, एक शुद्ध भाषा जो प्रभावशीलता रखती है, वो अशुद्ध भाषा की प्रभावशीलता को समाप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भाषा की गरिमा है उसको भी जो अशुद्ध उच्चारण है वो प्रभावित करता है। वर्तमान समय में संचार के विविध माध्यम हैं, जैसे रेडियो, टीवी, शिक्षा, मंचीय प्रस्तुति इत्यादि में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। ऐसे संदर्भ में शुद्ध उच्चारण की महत्ता और भी बढ़ जाती है। क्षेत्रीय प्रभाव, तकनीकी माध्यमों का प्रभाव, मात्रा दोष, संयुक्ताक्षर की उपेक्षा, नुक्ता वर्ण की अनदेखी, ये सभी अशुद्ध उच्चारण के कारण बन सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण हिंदी भाषा में अशुद्ध उच्चारण भाषा के आंतरिक अर्थात ध्वनि संरचना से संबंधित और बाह्य, जिसके अंतर्गत भाषा का प्रयोग, क्षेत्रीयता आदि दोनों पक्षों से जुड़े होते हैं। मतलब जब हम अशुद्ध उच्चारण की बात करते हैं तो ये भाषा के आंतरिक पक्ष से भी जुड़ा है और साथ ही साथ जो भाषा का बाह्य पक्ष है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। क्षेत्रीय भाषाई प्रभाव, ध्वनि विज्ञान की जानकारी का अभाव, मात्रा की उपेक्षा या विकृति, संयुक्त अक्षरों की जटिलता, नासिक ध्वनियों का लोप या अत्यधिक प्रयोग, नुक्ता वाले वर्ण की उपेक्षा, स्वराघात संबंधी भ्रांतियां, शिक्षण और सामाजिक आदतों का प्रभाव। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाई प्रभाव की। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के उच्चारण पर स्थानीय बोलियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे विद्यालय को विद्यालय बोलना, मतलब वा की जगह बा का प्रयोग करना। शरद को सरद बोलना, पश्चिमी प्रभाव है। क्षेत्रीय व्याकरण,
ध्वनि प्रवाह एवं उच्चारण की आदतें मानक हिंदी के विरुद्ध चलती रहती हैं। अर्थात जो क्षेत्रीय प्रभाव है, क्षेत्रीयता के कारण भी जो उच्चारण होता है शब्दों का वो शुद्ध नहीं हो पाता है। जैसे कि वा की जगह बा, कहीं पर कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर वा के स्थान पर बा का ही प्रयोग किया जाता है और शा की जगह सरद को बोलना। इस प्रकार से क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण हमारा जो शब्दों का उच्चारण है वो शुद्ध की जगह अशुद्ध हो जाता है। ध्वनि विज्ञान की जानकारी का अभाव। अधिकांश विद्यार्थी या शिक्षार्थी और कई बार शिक्षक भी उच्चारण करने का क्या स्थान है ध्वनियों का, जैसे इसके पूर्व के व्याख्यान में देखा था कि कंठ है, दंतव है, ओष्ठ है, तो ये उच्चारण के स्थान है। तो उच्चारण स्थान, विधि, किस प्रकार से उनका उच्चारण करना है और ध्वनि समूहों की जानकारी नहीं रखते हैं। मतलब जो विद्यार्थी, शिक्षार्थी या शिक्षक दोनों को इस प्रकार की जानकारी नहीं होती है कि जो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं, स्वर और व्यंजन हैं, उनसे जो शब्दों का निर्माण हुआ है तो वो किस प्रकार से उनका निर्माण हो रहा है, उनको जब हम उच्चारित करें तो उस स्थान पर हमें बल दे करके उनका उच्चारण करना है। जैसे टा, ता, ठा, था के बीच का भेद स्पष्ट ना होना, उसी प्रकार से शा, शा का समान उच्चारण करना। मात्राओं की उपेक्षा या विकृति, छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर भी नहीं करना, जैसे मेला के स्थान पर मैला, चूना के स्थान पर चुनना। मात्रा दोष उच्चारण की स्पष्टता और अर्थ दोनों को प्रभावित करता है। संयुक्ताक्षरों की जटिलता के कारण भी जो शब्दों का उच्चारण है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। हिंदी के संयुक्ताक्षर जैसे त्र, ज्ञा, च्र आदि का उच्चारण चुनौतीपूर्ण होता है। त्रुटियां अक्सर इनका विघटन या अपभ्रंश करके होती हैं। अगर संयुक्ताक्षर के उच्चारण में जो त्रुटियां हो रही हैं, या तो उनका विघटन हो जाएगा या फिर उसका अपभ्रंश कर दिया जाएगा। जैसे त्रिशूल को त्रिशूल बोलना, ज्ञान को ज्ञान या ज्ञान बोलना। नासिक ध्वनियों का लोप या अत्यधिक प्रयोग। नासिक ध्वनियों के अंतर्गत अनुनासिक, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार के प्रयोग में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे हंसना को हंसना, संगीत को संगीत, अंगूर को अगूर कहना। तो इनका जब सही प्रकार से ज्ञान नहीं है तो कहाँ पर हम जो अनुनासिक है, अनुस्वार है और अर्ध अनुस्वार जो है, इनका हम लोग अनुध्वनियों का लोप कर देते हैं या उनका अत्यधिक कहीं प्रयोग कर लेते हैं। नुक्ता वाले वर्ण की उपेक्षा करना। हिंदी में जा, फा, ग जैसे नुक्ता वर्ण प्रचलित हैं। उदाहरण, उच्चारण में इनका लोप या स्थानापन्न प्रयोग अशुद्धि उत्पन्न करता है। जब हम उच्चारण करते हैं या तो इनका हम लोप कर देते हैं या स्थानापन्न हो जाता है, स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसके कारण से भी अशुद्धियां होती हैं। स्वराघात संबंधी भ्रांतियां। हिंदी में स्वराघात का स्तर अपेक्षाकृत मध्यम होता है। जो स्वर पर आघात डालना है उसका जो स्तर है वो मध्यम होता है, परंतु अनुचित बल शब्द को विकृत कर सकता है। जो अनुचित बल, किसी भी शब्द पर अनुचित बल देना वो शब्द को विकृत कर देता है, उसके उच्चारण को विकृत करने लगता है। जैसे उद्योग को उद्योग अगर गलत बल दे रहे हैं, उसी प्रकार से परिवार को परिवार गलत बल देना। शिक्षण और सामाजिक आदतों का प्रभाव। शिक्षण और जो सामाजिक आदतें हैं उनके प्रभाव के कारण भी जो हमारे उच्चारण में अशुद्धियां होती हैं। कई बार शिक्षक स्वयं अशुद्ध बोलते हैं तो विद्यार्थी उसे आदर्श मानते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो शिक्षक है वो स्वयं उसको उस बार का ध्वनि के उच्चारणों का, उनके उच्चारण स्थान का सही प्रकार से ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अगर ज्ञान ना होने से सा, शा, वा, बा, भा, मा इनके उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। तो शिक्षार्थी भी, जो विद्यार्थी हैं वो भी शिक्षक का अनुगमन करते हैं, उन्हीं को वो आदर्श मानते हैं और जिस प्रकार से शिक्षक बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, उसी को वो उसी का अनुगमन करते हुए उसी प्रकार का वो उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से एक ये भी कारण है कि शिक्षण करते समय जो शिक्षक बोलता है, शिक्षार्थी उसी को आदर्श मानते हुए उसी तरह के बोलने का प्रयास करते हैं। अगर अशुद्ध बोल रहा है तो हमारे विद्यार्थी भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं। सामाजिक मीडिया, फिल्म, मंचीय संवाद आदि भी अशुद्ध उच्चारण को अनजाने में प्रोत्साहित करते हैं।
आज के समय में जो हमारे मनोरंजन के साधन हैं या जिनसे हमें समाचार की प्राप्ति होती है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में पता चलता है, वो समाचार पत्र हो गए या टीवी पर हमारा समाचार हो गया, विभिन्न चैनलों पर समाचार आना, और जो फ़िल्म है उसमें पात्रों का आपस में संवाद स्थापित करना, बोलना या अ, नाटकों का मंचीय प्रस्तुतिकरण, इन सब में जो पात्रों के द्वारा संवाद स्थापित करने में शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कैसे बोल रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे परिचित होते हैं और सीखते हैं। अगर सही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, सही शब्द सुनने को मिल रहे हैं, तो विद्यार्थी भी सही शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं और शुद्ध उच्चारण करते हैं। अगर वहाँ पर जो समाचार पत्र है या टीवी में समाचार की बात आ रही है, फ़िल्म है, सामाजिक मीडिया है या नाटकीय मंचन है, वहाँ पर अगर अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, अनजाने में ही अशुद्ध उच्चारण हो, तो विद्यार्थी जाने-अनजाने उन शब्दों को ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार से अशुद्ध उच्चारण करने की ओर प्रेरित होते हैं। अब बात करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के अशुद्ध उच्चारण थे, उनका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण की पहचान के बाद ये आवश्यक होता है कि इनका निवारण कैसे किया जाए, जो कि 2 चरण में है। जब हम निवारण की बात करते हैं तो ये 2 स्तरों पर निवारण की बात आती है। पहला व्यवस्थित निवारण और दूसरा चरणबद्ध निवारण। पहला एक ऐसा निवारण उपाय है जो कि एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, उच्चारणों को शुद्ध करना, और दूसरा जो है वो चरणबद्ध, एक चरण से दूसरे चरण और दूसरे से तीसरे चरण पर हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्रम में हम निवारण की बात करते हैं। तो निवारण की प्रक्रिया 2 स्तरों पर की जाती है। पहला, शिक्षण और अभ्यास आधारित उपाय। शिक्षण करते समय हम जो उपाय कर सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते, और दूसरा अभ्यास आधारित उपाय। विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा स्वयं अभ्यास करने से भी जो अशुद्ध उच्चारण हो रहा था उस अब विद्यार्थियों के द्वारा या स्वयं शिक्षक के द्वारा वो विभिन्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जाएगा। दूसरा है भाषा जागरूकता और शुद्ध आदतों का निर्माण करना। शैक्षणिक उपाय में श्रवण अभ्यास करना, शुद्ध उच्चारण वाले शब्दों को बार बार सुनना और दोहराना। पहला उपाय है कि जब हम श्रवण का अभ्यास करें, जो भी शब्द हैं उनको बार बार सुने और उनको दोहराएं। रेडियो, समाचार वाचन, ऑडियो बुक, इग्नू, वर्चुअल कंटेंट से अभ्यास करना ना, मतलब रेडियो में जो भी वार्तालाप सुनाई दे रहा है, समाचार वाचन को सुन रहे हैं, ऑडियो बुक में किसी चीज को सुन रहे हैं, इग्नू के जो कंटेंट है उससे हम सुन रहे हैं, तो उनको हम अभ्यास करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। अनुच्छेद श्रवण के पश्चात स्वयं बोलने का प्रयास करना। जो अनुच्छेद का श्रवण किया है, उसको सुना है, स्वयं सुनने के पश्चात उसको स्वयं बोलने का प्रयास करना। दूसरा है दर्पण अभ्यास। उच्चारण करते समय मुख्य अंगों की स्थिति को दर्पण में देख करके उसको समझना। जो विभिन्न शब्दों का या ध्वनियों का जो उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमारे मुख्य अंग किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसको दर्पण के माध्यम से देखना और समझना कि कहाँ पर हम शब्दों का, जो वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, कहाँ पर त्रुटि हो रही है, और उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें क्या अभ्यास करना है। विशेष रूप से संयुक्त अक्षर, अनुनासिक और दीर्घ ध्वनियों के लिए उपयोगी। विशेष रूप से जो दर्पण अभ्यास है वो संयुक्त अक्षर के लिए उपयोगी है, अनुनासिक जो ध्वनियां उनके लिए उपयोगी है, या दीर्घ ध्वनियां जो है वो उनके लिए उपयोगी है। ध्वनि रिकॉर्डिंग एवं आत्म विश्लेषण करना। छात्र अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, शुद्ध संदर्भ से तुलना करें, जिस शब्द की वो तुलना कर रहे हैं वो शब्द शुद्ध रूप से उन्होंने कहीं सुना है, तो वो सुने हुए शब्द से उसकी तुलना करें, या उस शब्द को फिर से सुने सामने और अपने शब्द जो बोला हुआ है उन दोनों शब्दों की वो तुलना करके शुद्ध शब्द का अभ्यास कर सकते हैं। शिक्षक त्रुटियों की ओर इंगित करें। साथ ही साथ शिक्षक जो है वो भी जो विभिन्न प्रकार के उच्चारण में त्रुटियां हो रही हैं, मात्रा संबंधित त्रुटि हो रही है, ध्वनि के लोप संबंधित त्रुटि हो रही है, तो उनकी ओर शिक्षक भी उनको, विद्यार्थियों को इंगित करें। ध्वनि जोड़ीकरण। शुद्ध अशुद्ध शब्दों की जोड़ी बना करके अंतर स्पष्ट किया जाए। शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं
और अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं, इनकी भी जोड़ी बना करके उनके बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाए। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा, ज्ञान, ज्ञान, मेला, मैला, इसे मिलान अभ्यास के रूप में कक्षा में प्रयोग किया जा सकता है। उच्चारण शब्द सूची, जो उच्चारण करने के लिए विभिन्न शब्द बने हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली जाए और उसके आधार पर फिर उन शब्दों को दोहराया जाए। कठिन उच्चारण वाले शब्दों की एक सूची तैयार कर नियमित दोहराओ। जो कठिन शब्द हैं, किसी भी अनुच्छेद में किसी भी पाठ में जो विभिन्न प्रकार के कठिन शब्द आ रहे हैं, तो वो उन कठिन शब्दों की एक सूची तैयार की जाए और उस सूची को विद्यार्थियों के समक्ष रख करके उसका नियमित अभ्यास कराया जाए। जब वो शब्दों को नियमित रूप से पढ़ेंगे, शब्दों पर किस शब्द के वर्ण पर किस प्रकार का बल देना है, मात्राएं किस प्रकार से बोलनी, तो उनका वो नियमित अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो त्रुटि हो रही है शब्दों के उच्चारण में वो थोड़ी सी कम होगी या उसको हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे त्रिशूल, प्रज्ञा, हंसी, अंगूर, जरूर, फर्ज इत्यादि। इन शब्दों का ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं जहां पर हम उनकी एक सूची बना सकते हैं और नियमित रूप से 2, 3, 5, वो कक्षा के स्तर पर निर्भर करता है कि कितने शब्दों को लेकर के उनका नियमित अभ्यास कराया जाना चाहिए। संयुक्त अक्षर अभ्यास, संयुक्त अक्षर संबंधी अभ्यास, जो विभिन्न प्रकार के संयुक्त अक्षर हैं जो विभिन्न व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, तो उनका भी नियमित अभ्यास कक्षा में शिक्षक को कराने का प्रयास करना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए त्र, श, ज्ञ, ञ, श्र जैसे समूहों पर। उच्चारण अभ्यास के लिए निम्न विधि हो सकती है: खंडित विधि, उसके बाद जो भी शब्द है संयुक्त अक्षर संबंधी शब्दों से अक्षर से जो शब्दों का निर्माण हुआ है, उसमें जो शब्द हैं उनमें से संयुक्त अक्षरों को खंड में विभाजित किया जाए, खंड खंड करके विद्यार्थियों को उसका अभ्यास कराया जाए। तत्पश्चात वो जो विभिन्न खंड किए हुए अक्षर हैं उनको एक साथ मिला करके फिर उसका अभ्यास करवाया जाए और उनका उच्चारण कराया जाए। ये कार्य जो है वो कक्षा में नियमित रूप से जो विभिन्न विषयों का शिक्षण कार्य हो रहा है उसके माध्यम से भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो हिंदी के अध्यापक हैं उनका तो ये विशेष रूप से काम होता है, कर्तव्य होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के द्वारा जो अशुद्ध उच्चारण हो रहा है, चाहे वो संयुक्त अक्षर संबंधी अशुद्ध उच्चारण, उसको प्रयासों के माध्यम से, अभ्यासों के माध्यम से उसको दूर करना चाहिए। उदाहरण के लिए त्रा में त, रा मिल करके त्रि बन रहा है, जो कि त्रिशूल शब्द, त्रि से त्रिशूल शब्द का निर्माण किया जा रहा है। अब शिक्षण, अभी तक जो उपाय थे वो शिक्षण संबंधी थे। अब शिक्षण पद्धति आधारित कुछ समाधान है जिस पर हम लोग बात करेंगे। पाठ पूर्व योजना में उच्चारण दृष्टिकोण। जब पाठ को पढ़ाने से पूर्व हम कक्षा में कुछ योजना बनाते हैं तो उसमें भी हम उच्चारण को ध्यान में हमें रखना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। तो अध्यापन से पूर्व कठिन शब्दों की पहचान और अभ्यास। जब शिक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है तो उस समय जो कठिन शब्द आए हैं उस अनुच्छेद में उस कठिन शब्दों को ढूंढने का कार्य करना है और ढूंढ करके उन कठिन शब्दों की एक सूची बनानी है। सूची बनाने से ये सरलता होगी कि शिक्षक को भी पता होगा कि इस पाठ में निम्न शब्द वो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो वो कठिन शब्द हैं जिसका कि विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा और इन्हीं शब्दों पर हमें केंद्रित रहना है, इन्हीं शब्दों का अभ्यास जो है वो विद्यार्थियों से कराना है। तो अध्यापन से पूर्व कठिन शब्दों की पहचान करना और उसके उच्चारण का अभ्यास कराना। शिक्षकों को कठिन शब्दों को स्वयं सही बोलने का अभ्यास करना आवश्यक है। सर्वप्रथम क्योंकि विद्यार्थी जो है वो शिक्षक का अनुगमन करते हैं, शिक्षक कैसा बोलता है, किस प्रकार से बोलता है, बोलते समय मुख्य अंग किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी भी उसी तरह का पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो पाठ से पूर्व योजना बनानी है, एक तो कठिन शब्दों की पहचान करनी है, दूसरा शिक्षक के द्वारा भी कठिन शब्दों को स्वयं सही बोलने का अभ्यास भी करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। अनुशासित पाठन करना। शिक्षण में वाचन का उपयोग केवल सम के लिए नहीं, उच्चारण सुधार भी किया जाना चाहिए। कविता पाठ और संवाद अभिनय में लय और ध्वनि संतुलन पर बल देता है।
अनुशासित पाठन का मतलब है कि जब शिक्षण में वाचन का काम होता है, वाचन किया जाता है, तो वो केवल उच्चारण सुधार के लिए, मतलब जो भी पाठ है उसके पढ़ाने के लिए तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उच्चारण सुधार के लिए भी किया जाता है। कविता पाठ और संवाद में संतुलन होना चाहिए, जो कि अभिनय में ध्वनि संतुलन पर बल देता है। मूल्यांकन में उच्चारण का समावेश। भाषा मूल्यांकन में उच्चारण आधारित बिंदु या अंक नियत किया जाए। मतलब भाषा का जब हम मूल्यांकन करें तो उसमें उच्चारण, शुद्ध उच्चारण पर भी अंक या अंकों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। छात्र, इससे क्या होगा कि छात्र जो है वो अधिक सजग होकर के बोलेंगे और शुद्धता का वो ध्यान रखेंगे। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग। आज के समय में भाषा प्रयोगशाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वो अपनी ध्वनि को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुन सकते हैं और अपनी त्रुटियों को खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको पुनः दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो डिजिटल या मोबाइल आधारित उच्चारण एप्लीकेशन, जो कुछ डिजिटल पर आधारित कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसकी यहाँ पर बात हो रही, जो कि उच्चारण में शुद्धता का काम कर सकती हैं, जैसे गूगल स्पीच टू टेक्स्ट, हिंदी में वाक्यांश ध्वनि मॉडल, भाषाई प्रयोगशाला या ऑडियो स्टेशनों के माध्यम से अभ्यास। सामाजिक सांस्कृतिक समाधान। सामाजिक सांस्कृतिक समाज के भी कुछ बिंदु होते हैं जिनको समाधान में हम लोग शामिल कर सकते हैं। शुद्ध हिंदी प्रयोग वातावरण का निर्माण करना। समाज का एक कर्तव्य बन जाता है कि अगर हमने अपने समाज के नागरिकों को या जो विद्यार्थी हैं जो कि आगे समाज के नागरिक बनेंगे, उनके द्वारा शुद्ध उच्चारण और हिंदी भाषा में पकड़ स्थापित करवाना है, तो ये उनकी भी एक भूमिका बनती है कि वो शुद्ध हिंदी के प्रयोग का वातावरण विकसित करें, एक ऐसा वातावरण विकसित करें जहां पर हिंदी की उपयोगिता की बात हो रही है, साथ ही साथ हिंदी भाषा के शब्दों के शुद्ध उच्चारण की भी बात हो रही, क्योंकि वो संप्रेषण का माध्यम है। तो शुद्ध हिंदी प्रयोग वातावरण का निर्माण करना, विद्यालय में शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन करना, शुद्ध उच्चारण या शुद्ध वाचन सप्ताह आदि का भी आयोजन किया जा सकता है। जब शैक्षणिक कैलेंडर का निर्माण किया जाता है, उस समय ये चीजें बिल्कुल पहले से निर्धारित कर देना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण हम प्रतियोगिता करवाएंगे या शुद्ध वाचन सप्ताह भी को भी मनाया जाएगा विद्यालय में, कक्षा में। तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी प्रेरित होंगे और वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। सार्वजनिक भाषणों में शिक्षकों द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करना। जो सार्वजनिक स्थानों पर भाषणों की बात होती है, तो वहां पर शिक्षकों को भी शुद्ध उच्चारण के साथ अपने बातों को रखना चाहिए और वो एक उदाहरण के रूप में विद्यार्थियों के लिए एक मानक के रूप में सामने आएंगे। अभिभावक जागरूकता। विद्यार्थी केवल विद्यालय से नहीं, परिवार से भी उच्चारण सीखता है। केवल ये कह दिया जाए कि जो बालक है वो केवल विद्यालय में ही उच्चारण सीख रहा है या शब्दों को बोलना सीख रहा है, बल्कि विद्यालय से पूर्व उसके बोलने का कार्य जो है वो परिवार से ही शुरू हो जाता है। परिवार में परिवार के सदस्य शब्दों को कैसे बोल रहे हैं, वाह विनती ही शब्द बोल रहे हैं या बिनती शब्द बोल रहे हैं, तो वहां पर ध्वनियों का उच्चारण हो वो सदस्य के द्वारा किस प्रकार का, इसको में रखा जाना चाहिए। और परिवार का प्रथम कर्तव्य है कि उन वहां को शुद्ध उच्चारण करें और उसमें बातचीत करते समय भी शब्दों की शुद्धता पर वो ध्यान दें, क्योंकि विद्यार्थी से पूर्व बात जो बोलना सीखता है, शब्द बोलना सीखता है, वो परिवार से सीखता है। और अगर वही जड़ से को गलत शब्द सुनने को मिलेंगे तो उसमें सुधार करना बहुत ही असंभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से परिवार का कर्तव्य बनता है कि वो परिवार के सदस्य भी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें, आपसी वार्तालाप करते समय या संवाद स्थापित करते समय इत्यादि में। क्योंकि विद्यालय के साथ साथ विद्यार्थी जो है, बच्चा जो है, वो परिवार से भी उच्चारण सीखता है। अभिभावकों के लिए उच्चारण संवेदनशील कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें उच्चारण संबंधी त्रुटियों से अवगत कराकर भी
विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। मतलब अभिभावकों के लिए भी उच्चारण संबंधी या उच्चारण संवेदनशीलता से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जहां पर अभिभावकों को भी विभिन्न उच्चारण संबंधी जो विभिन्न त्रुटियां होती हैं उनसे उनको अवगत कराया जाए और उसमें सुधार करके अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी भी जो है वो शुद्ध उच्चारण सीख पाएंगे। क्योंकि जब अभिभावक शुद्ध उच्चारण करेंगे तो विद्यार्थी जो कि घर में समय व्यतीत करते हैं वहां पर आपसी वार्तालाप के समय शुद्ध उच्चारण में बातों को कर पाएंगे और आपसी संपर्क भी स्थापित कर पाएंगे। उच्चारण संबंधी सामान्य नियम। हिंदी भाषा में उच्चारण की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्याकरणिक और ध्वनि विज्ञान आधारित नियम आवश्यक होते हैं। ये नियम हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग और शिक्षण दोनों में उपयोगी हैं। कुछ नियमों की बात होती है उच्चारण संबंधी। तो पहला नियम है कि प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण अनिवार्य होता है। जो प्रत्येक वर्ण है उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ये अनिवार्यता है। उच्चारण में किसी भी अक्षर या मात्रा को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आत्मा शब्द है तो इसका अगर हम इसको खंडित करते हैं तो आ त म आ प्रारंभ में भी था और अ अंतिम में भी है तो त उच्चारित होगा, आत्मा उच्चारित होगा। आमा अगर हम आमा शब्द बोलते तो वहां पर ता की अनदेखी हो रही है। दीर्घ और ह्रस्व स्वर में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। जो दीर्घ स्वर है या छोटा स्वर है उन दोनों में भी जो अंतर है वो स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए पिता पीता, किरण किरण, इन दोनों में मात्राओं का अंतर है। छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा दोनों का अंतर यहाँ पर दृष्टव्य हो रहा है, लिखित रूप में भी और जब बोलेंगे तो बोलते समय भी। उच्चारण संबंधी सामान्य नियम कुछ और भी हैं। संयुक्त अक्षरों को एकल स्वरूप में उच्चारित करना आवश्यक है। संयुक्त व्यंजनों को तोड़ना या उनमें अतिरिक्त ध्वनि जोड़ना अशुद्धि है। उदाहरण के लिए त्रिशूल, प्रज्ञा, क्षमा, त्रिशूल, प्रज्ञा, कक्षमा। अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग यथास्थान होना चाहिए। नासिक ध्वनियां विशेष स्थिति में आती हैं। जो नासिक ध्वनियां हैं वो विशेष स्थिति में आती हैं। इन्हें ना उच्चारित करना या अतिरिक्त रूप से जोड़ना दोष है। केवल इनको उच्चारित नहीं करना ये भी एक दोष है। साथ ही साथ अगर हम इसको अतिरिक्त रूप से जोड़ भी देते हैं तो भी ये दोष हो जाता है, जिसके कारण से उच्चारण अशुद्ध होता है। उदाहरण के लिए हंसी में चंद बिंदी आवश्यक है, हस्सी में हंसी। नुक्ता युक्त वर्ण का यथास्थान प्रयोग करना। हिंदी में नुक्ता युक्त वर्ण उर्दू, अरबी और फारसी मूल के शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें जा, फा, गा आदि से बदलना त्रुटिपूर्ण है। उदाहरण के लिए जिंदगी, फर्ज, गम, तो जिंदगी, फर्ज, गम ये अशुद्धता की ओर ले जा रहा है। स्वराघात संयमित हो। हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में अंग्रेजी जैसी स्ट्रेस बेस्ड उच्चारण प्रणाली नहीं होती। मतलब स्ट्रेस बेस्ड कि बहुत ही हमें स्ट्रेस देना है, बल देना है, अतः अनावश्यक बल संप्रेषण को बिगाड़ सकता है। जब अगर हम अनावश्यक रूप से किसी पर स्ट्रेस या बल डालते हैं तो वो हमारे संप्रेषण को, जिसके माध्यम से संपर्क स्थापित कर रहे हैं भाषा के माध्यम से, तो उस भाषा की जो सौंदर्यशीलता है, सुंदरता है, उसको वो बिगाड़ देता है। शब्दों पर सम्यक लय में बल देना चाहिए। जब भी हम शब्दों पर बल देने की बात करें तो एक ऐसा सम्यक होना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बल देना चाहिए। उदाहरण के लिए परिवार को उच्चारण परिवार ना होकर परिवार ही हो। टा, ठा जैसे मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग यथानुसार हो। इन ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा को तालु से सटाकर किया जाता है। उदाहरण के लिए ठंड, डमरू, पाठ में स्पष्टता आवश्यक है। ठंड, डमरू में डा को दा की तरह बोलना त्रुटिपूर्ण हो जाता है। समान उच्चारित प्रतीत होने वाली ध्वनियों का विशिष्ट उच्चारण जानना आवश्यक। जो समान उच्चारित प्रतीत होने वाली ध्वनियां हैं, समान एक जैसी जो ध्वनियां लगती हैं और उनका उच्चारण भी एक जैसा होगा, तो उनमें विशिष्ट अंतर क्या है इसको भी जानना आवश्यक हो जाता है। हिंदी में शा से भिन्नता होती है। श्रद्धा, वर्षा,
सफलता, सरदा, वर्षा, सफलता, इनमें अंतर है। तो अशुद्धता और शुद्धता अपने आप परिलक्षित हो रही है। निष्कर्ष के रूप में उच्चारण भाषा का श्रवणीय और संप्रेषणीय पक्ष है। शुद्ध उच्चारण विचारों को प्रभावी और अर्थवान बनाता है, जबकि अशुद्ध उच्चारण संप्रेषण में अस्पष्टता, भ्रम और त्रुटियां उत्पन्न करता है। अशुद्ध उच्चारण के कारणों की पहचान में क्षेत्रीय प्रभाव, मात्रा दोष, ध्वनि विज्ञान की जानकारी की कमी, संयुक्त अक्षर और नुक्ता युक्त वर्ण की उपेक्षा प्रमुख है। इन कारणों के निवारण हेतु अनेक शिक्षण उपयोगी, व्यवहारिक और तकनीकी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे नियमित श्रवण अभ्यास, दर्पण अभ्यास एवं रिकॉर्डिंग, शब्द उच्चारण सूची, भाषा प्रयोगशाला व डिजिटल उपकरण। उच्चारण संबंधी सामान्य नियम भाषा प्रयोग को स्पष्ट, सुंदर और शुद्ध बनाने में सहायक है, जैसे दीर्घ, मात्रा भेद, नासिकता, नुक्ता, संयुक्त अक्षर, स्वराघात जैसे सभी पहलू को व्यवहारिक रूप से समझना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में जो अशुद्ध उच्चारण है उसके विभिन्न कारणों पर चर्चा की गई है और उन कारणों का निवारण कैसे किया जा सकता है। कुछ शिक्षण स्तर पर उनके निवारण की बात हो रही है, कुछ पद्धतियों की बात हो रही है और कुछ शुद्ध उच्चारण संबंधी नियम है। अगर उन नियमों की जानकारी है, शिक्षक को उन नियमों की जानकारी है और विद्यार्थियों को भी उन नियमों की जानकारी शिक्षक कराता है, तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रत्येक शब्द के उच्चारण में शुद्धता होगी। अपनी जब वो संप्रेषणीयता स्थापित करेंगे अन्य लोगों के साथ, तो शुद्ध उच्चारण के साथ ही संप्रेषणीयता स्थापित करेंगे। धन्यवाद।